प्यारे बच्चों, मैं चंद्रकला एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर। बच्चों, मैं आपको पढ़ाऊंगी समाजशास्त्र। बच्चों, ये समाजशास्त्र की कक्षा 11 की कक्षा है। इसमें हमने आपकी पुस्तक लिया है समाजशास्त्र परिचय। बच्चों, हम आपका अध्याय 2 ले रहे हैं, जिसमें आपका लेसन होगा समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उसका उपयोग। बच्चों, इस लेसन का हमने 2 भाग का अध्ययन कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे इसका तीसरा भाग, जिसमें हम पढ़ेंगे समूहों के प्रकार। बच्चों, आइए जान लेते हैं कि पूर्व के भागों में हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने ये ज्ञात किया कि सामाजिक समूह किसे कहते हैं और सामाजिक समूह कैसे बनते हैं, जिसमें समुच्चय और अर्ध समूह काम करते हैं। समुच्चय अपने आप में सामाजिक समूह नहीं होता है, यह व्यक्तियों का संग्रह मात्र होता है, जिसके माध्यम से सामाजिक समूह का निर्माण होता है। उसी प्रकार अर्ध समूह भी होता है, जो कि पूरे समूह का प्रतिरूप नहीं है, लेकिन सामाजिक समूह के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सामाजिक समूह के निर्माण के पहले की अवस्था होती है। तो बच्चों, आइए आज देख लेते हैं कि इस भाग के अध्ययन का उद्देश्य क्या है। बच्चों, हमने पिछले अध्यायों में अध्ययन किया तो हमें ज्ञात हुआ कि हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के समूह पाए जाते हैं। आइए हम इस भाग में देखें कि समाज में विद्यमान जो विभिन्न प्रकार के समूह हैं वो कौन कौन से हैं, उसको जानना ही हमारे इस भाग का उद्देश्य है। समूहों पर आधारित इस भाग के अध्ययन से आप जानेंगे कि विभिन्न समाजशास्त्रियों और मानव विज्ञानियों ने समूहों को किन विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया है। तो बच्चों, जो ये प्रकार हैं समूहों के, उसके वर्गीकरण को हम समझेंगे कि समाजशास्त्रियों ने इसे कैसे वर्गीकृत किया है। तो आज हम इस वर्गीकरण को समझेंगे। बच्चों, आज के चर्चा का विषय होगा समूहों के प्रकार, प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिक समूह, समुदाय एवं समाज अथवा संघ। आइए देखते हैं कि समूहों के प्रकार क्या और कैसे बनते हैं। समाजशास्त्रियों ने विभिन्न आधारों पर सामाजिक समूहों को अनेक भागों में विभाजित करके इसकी प्रकृति को समझाया है। तो समूह को समझने के लिए उसके विभाजन को समझना आवश्यक है कि समूह कितने प्रकार के हमारे समाज में पाए जाते हैं। वे सभी समूह जिनसे हम संबंधित होते हैं हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। ऐसे कुछ ही समूह हैं जो हमारे लिए ज़्यादा मायने रखते हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और बहुत सारे ऐसे समूह होते हैं जिनसे हमारा कोई सरोकार नहीं होता है, लेकिन ऐसे भी समूह हमारे समाज में पाए जाते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि ये कैसे समूह होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। कुछ समूह हमारे जीवन के कई पक्षों को प्रभावित करते हैं और हमें दूसरों के वैयक्तिक साहचर्य में लाते हैं। कुछ ऐसे समूह होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाते हैं और वो हमको एक साहचर्य प्रदान करते हैं, लोगों के समीप लाते हैं। तो ये आवश्यक है समाज के समाजीकरण के लिए कि हम एक दूसरे से संपर्क में रहें, जिसमें समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहला विभाजन है जो कूले ने किया है, वो है प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिक विभाजन। तो प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिक समूह। प्राथमिक समूह, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। सामाजिक समूहों के इस वर्गीकरण को सबसे पहले अमेरिकन समाजशास्त्री चार्ल्स कूले ने सन 1909 में अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्रस्तुत किया। तो बच्चों, ये जो विभाजन है
प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिक समूह का, ये कूले ने प्रस्तुत किया है अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। कूले ने लिखा है कि प्राथमिक समूह वे समूह हैं जो जीवन के आरंभ से ही व्यक्ति को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। अर्थात प्राथमिक समूह से तात्पर्य लोगों के एक छोटे समूह से है जो घनिष्ठ रूप से आमने सामने के मेल मिलाप और सहयोग द्वारा जुड़े होते हैं। तो बच्चों, यहाँ जो मुख्य तथ्य सामने आते हैं कि उसमें लोगों का घनिष्ठ रूप से संबंध होता है, आमने सामने का संबंध होता है, मेल मिलाप होता है और एक दूसरे में सहयोग की भावना होती है। तो ये प्राथमिक समूह जो होते हैं उसमें ये विशेषताएं होती हैं कि ये बड़े ही छोटे छोटे समूह होते हैं, इसमें बड़े समूह नहीं होते हैं। तो प्राथमिक समूह से तात्पर्य है बच्चों छोटे समूहों से जिसमें घनिष्ठ संबंध होता है और लोग एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठ रूप से जुड़े रहते हैं। आइए हम इसके उदाहरण को देख लेते हैं। इन चित्रों के माध्यम से प्राथमिक समूहों के सदस्यों में एक दूसरे से संबंधित होने की भावना होती है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है परिवार। बच्चों, प्राथमिक समूह का जो उदाहरण है वो है सबसे अच्छा उदाहरण जिसको कहा जाता है वो है परिवार। जिस परिवार के माध्यम से हम प्राथमिक समूह को बहुत अच्छी प्रकार समझ पाते हैं, क्योंकि परिवार में एक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, बहुत नज़दीकी पाई जाती है और आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, तालमेल पाया जाता है, जो कि इस चित्रों के माध्यम से आप देख रहे हैं। ये चित्र आपको दिखा रहे हैं कि इसमें बहुत ही नज़दीकी घनिष्ठ संबंध है और ये आकार में भी छोटे हैं, इसलिए हम इनको प्राथमिक समूहों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर दिखाया है क्रीड़ा समूह, यहाँ बच्चे आपस में मिलजुल कर खेल रहे हैं, ये भी प्राथमिक समूह का ही उदाहरण है। इसी प्रकार हम अन्य उदाहरणों को लेंगे जैसे कि पड़ोस, और इसी प्रकार के जो समूह हैं वो प्राथमिक समूह का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आइए हम जानते हैं कि द्वितीयक समूह किसे कहते हैं। द्वितीयक समूह आकार में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। जैसे कि प्राथमिक समूह छोटे होते हैं, उसके अपेक्षा द्वितीयक समूह जो हैं वो बड़े होते हैं आकार में, जिनके सदस्य जो हैं वो संचार के साधनों द्वारा कुछ विशेष स्वार्थों को पूरा करने के लिए अवैयक्तिक रूप से संबंधों की स्थापना करते हैं, उन्हें द्वितीयक समूह कहा जाता है। तो द्वितीयक समूह बच्चों आकार में बड़े होते हैं, इसमें संख्या अधिक पाई जाती है और ये इनमें कुछ स्वार्थ विशेष होते हैं। इन स्वार्थों के कारण लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और इसमें संचार के साधन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो बच्चे ये दूर के संबंध को भी दिखाते हैं कि दूर से भी संबंध बने होते हैं। तो ये द्वितीयक समूह की श्रेणी में आते हैं जो अपेक्षाकृत प्राथमिक के बड़े होते हैं। कूले के शब्दों में द्वितीयक समूह वे समूह हैं जिनमें घनिष्ठता और प्राथमिक विशेषताओं का पूरी तरह अभाव पाया जाता है। तो बच्चों जो प्राथमिक समूह की विशेषताएं हैं वो द्वितीयक समूह में नहीं पाई जाती हैं और उनमें औपचारिक और अवैयक्तिक संबंध होते हैं। उनके जो संबंध होते हैं वो घनिष्ठ नहीं होते हैं बल्कि औपचारिक संबंध उनके मध्य पाए जाते हैं। इनके और अवैयक्तिक संबंध होते हैं, इसमें पर्सनल संबंध, वैयक्तिक संबंध नहीं पाए जाते हैं, इसी कारण हम इनको द्वितीयक समूह कहते हैं। तो बच्चों आप इस अंतर को स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में क्या अंतर है। प्राथमिक समूह छोटे होते हैं और द्वितीयक समूह बड़े आकार के होते हैं। इसमें घनिष्ठ संबंध होते हैं और इसमें दूरस्थ संबंध होते हैं और इनमें बहुत नज़दीकी पाई जाती है। प्राथमिक संबंधों में, द्वितीयक संबंधों में एक दूरी पाई जाती है, उसमें स्वार्थ विशेष निहित होता है। आइए हम देख लेते हैं कुछ उदाहरणों के द्वारा कि प्राथमिक और द्वितीयक संबंध में स्पष्ट अंतर क्या है। प्राथमिक समूह व्यक्ति उन्मुख होते हैं जबकि द्वितीयक समूह लक्ष्य उन्मुख होते हैं। तो बच्चों
व्यक्ति उन्मुख का मतलब है कि ये व्यक्ति विशेष पर ज़्यादा ध्यान देते हैं प्राथमिक समूह, और द्वितीयक समूह जो होते हैं वो लक्ष्य उन्मुख होते हैं। तो यहाँ लक्ष्य पर विशेष महत्व रहता है कि उस समूह को बनाने का लक्ष्य क्या है। तो द्वितीयक समूह में लक्ष्य प्रमुख है और प्राथमिक समूह में व्यक्ति प्रमुख है। इस दृष्टिकोण से एक राजनीतिक दल, एक व्यापारिक संगठन अथवा श्रमिक संगठन, विद्यालय, सरकारी कार्यालय, अस्पताल, छात्र संघ आदि द्वितीयक समूहों के उदाहरण हैं। तो बच्चों यहाँ हम एक चित्र ले रहे हैं विद्यालय का, जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं और ये भी एक समूह को दिखा रहा है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण है कि इसका एक लक्ष्य है। तो यहाँ पढ़ना, शिक्षा प्राप्त करना एक लक्ष्य को दर्शाता है, जबकि जो प्राथमिक समूह होते हैं, परिवार होता है, उसमें ऐसा कोई लक्ष्य नहीं दिखाता है। तो वहाँ लक्ष्य तो होता है परिवार का भी, लेकिन वहाँ लक्ष्य प्रमुख नहीं होता है, और द्वितीयक समूह में लक्ष्य प्रमुख होता है। जैसे कि इस चित्र से स्पष्ट होता है कि यहाँ शिक्षा का लक्ष्य प्रमुख है। इसी प्रकार अन्य व्यापारिक संगठन जो होते हैं वो व्यापार को प्रमुखता देते हैं, व्यापार को लक्ष्य रख करके बनाए जाते हैं। राजनीतिक दल जो होते हैं वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बनाए जाते हैं, और श्रमिक संगठन जो होते हैं वो श्रमिकों के हित को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। तो इसमें जो निहित स्वार्थ होता है वो श्रमिकों का हित होता है। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना उसका लक्ष्य होता है। सरकारी कार्यालय जो होते हैं उसमें सरकार की बहुत सारी योजनाएं कार्यान्वित होती हैं, ये उसका लक्ष्य होता है। अस्पताल में चिकित्सा का महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। तो इस प्रकार से ये जो उदाहरण हैं ये प्रस्तुत करते हैं इस एक विशेष लक्ष्य को, जो कि द्वितीयक समूह के उदाहरण हैं। आइए बच्चों हम अन्य प्रकार को लेते हैं। ये आपका जो कूले द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण था वो था प्राथमिक और द्वितीयक समूह। अब हम एक अन्य समूह को लेते हैं, समुदाय एवं समाज अथवा संघ। ये वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण में समुदाय को हम समझेंगे। समुदाय से तात्पर्य उन मानव संबंधों से हैं जो बहुत अधिक वैयक्तिक, घनिष्ठ और चिरस्थायी होते हैं, जहां एक व्यक्ति की भागीदारी सच्चे मित्रों अथवा एक सुगठित समूह में भले ही परिवार जितनी नहीं परंतु महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ जो संबंध पाए जाते हैं वो भी व्यक्तिगत, घनिष्ठ और चिरस्थायी होते हैं, लेकिन ये उतने घनिष्ठ नहीं होते हैं जितने कि परिवार में घनिष्ठता पाई जाती है। लेकिन समुदाय में भी लगभग उतनी ही घनिष्ठता पाई जाती है, उतनी ही नज़दीकी पाई जाती है जितना कि परिवार में। लेकिन इससे कुछ अंतर होता है, इससे घनिष्ठता में कुछ कमी होती है। समाज अथवा संघ का तात्पर्य हर तरह से समुदाय के विपरीत है। विशेषतया आधुनिक नगरीय जीवन के स्पष्टता, अवैयक्तिक, बाहरी और अस्थायी संबंध। वाणिज्य और उद्योग की आवश्यकता यह है कि एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति से नपातुला, युक्ति संगत एवं निजी हितों के अनुसार हो। तो इस प्रकार जो समाज होता है अथवा संघ होता है उसका तात्पर्य अलग होता है, उसका लक्ष्य अलग होता है। तो ये हर तरह से समुदाय के विपरीत है। तो इसकी परिभाषा और समुदाय की परिभाषा में बहुत अंतर है। ये घनिष्ठ संबंध को एक तरह से प्राथमिक समूह को दिखाता है, उसके नज़दीक जैसा इसका अर्थ होता है, लेकिन जो संघ है इसका अर्थ आपके द्वितीयक समूह से मिलता जुलता है, और इसमें आधुनिक नगरीय जीवन का जो अवैयक्तिक संबंध है, बाहरी संबंध है, अस्थायी संबंध को ये दिखाता है। तो बच्चों ये जो अवैयक्तिक संबंध, बाहरी संबंध और अस्थायी संबंध है ये घनिष्ठता को नहीं दिखाता है जो कि प्राथमिक समूह में पाए जाते हैं या समुदाय में पाए जाते हैं। वाणिज्य और उद्योग की आवश्यकता यह है कि एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति से बहुत ही नपातुला। कारण ये है कि इसका जो कार्य क्षेत्र है, जहाँ ये समूह पाए जाते हैं वहाँ की आवश्यकता ही ऐसी है कि वहाँ जो व्यवहार हो, जो संबंध हो वो कैसे हो, नपे तुले हो। और
नपे तुले हो और युक्ति संगत हो एवं निजी हितों के अनुसार हो। तो यहाँ निजी हित काम करते हैं, युक्ति संगतता काम करती है और नपा तुला व्यवहार की आवश्यकता होती है। इस कारण ये संघ के रूप में पाए जाते हैं। इसमें समुदाय के विशेषताएं कम पाई जाती हैं। समाज अथवा संघ, हम एक दूसरे को जानने की अपेक्षा करार अथवा समझौता करते हैं। तो बच्चों, आप समुदाय और प्राथमिक समूह को समान मान सकते हैं और संघ व द्वितीयक समूह को समतुल्य मान सकते हैं। यहाँ पर हम एक दूसरे को बहुत जानने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि एक समझौता करते हैं, एक करार करते हैं, एक डील करते हैं, और ये जो है ये प्राथमिक समूह से उसको अलग करती है। आप समुदाय और प्राथमिक समूह को समान मान सकते हैं, संघ व द्वितीयक समूह को समतुल्य मान सकते हैं। अंतः समूह एवं बाह्य समूह, बच्चों ये आपका तीसरा वर्गीकरण है जिसे समनर ने प्रस्तुत किया है। उन्होंने ये बताया है कि अंतः समूह और बाह्य समूह की क्या परिभाषा है। समनर के अनुसार किसी समूह के प्रति व्यक्ति की घनिष्ठता अथवा दूरी को ध्यान में रखते हुए सभी सामाजिक समूहों की विशेषताओं को दो भागों में विभाजित करके समझा जा सकता है। तो बच्चों, यहाँ उन्होंने बताया है समूहों के वर्गीकरण को कैसे करेंगे हम, उसमें हम सामाजिक समूहों की विशेषताओं को दो भागों में वर्गीकृत कर लेंगे। वर्गीकृत करके एक को अंतः समूह में रखेंगे और दूसरे को बाह्य समूह में रखेंगे। आइए समझते हैं पहले हम अंतः समूह क्या है। समनर ने बताया है मनुष्य की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह बिना किसी विशेष कारण के कुछ व्यक्तियों को अच्छा समझने लगता है, जबकि कुछ दूसरे व्यक्तियों को भेदभाव रखकर उनसे दूर रहने लगता है। ये मनुष्य का निजी स्वभाव है कि कोई व्यक्ति उसके विशेष करीब होता है तो उसके प्रति विशेष भावना उसकी होती है, विशेष लगाव आसक्ति होती है, लेकिन वही कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके प्रति वह स्वतः ही भेदभाव करने लगता है, उनसे दूरी बना लेता है और उनके प्रति एक अलग प्रकार का व्यवहार करने लगता है। तो बच्चों, ये मनुष्य का एक स्वभाव है जो समाज में परिलक्षित होता है। अतः समूह जिसके सदस्यों को हम अपने बहुत निकट मानते हैं तथा उनके प्रति हमारे मन में हम की भावना होती है, इस समूह के सदस्यों का पक्षपात करने में हमें कोई संकोच नहीं होता है। हम उनके हित में अपना हित और उनकी सफलता को ही अपनी सफलता मान लेते हैं। तो बच्चों, ऐसे समाज के ऐसे लोग जिनके प्रति हमारा विशेष लगाव होता है, उनको हम अपना हम मान लेते हैं कि वो हमारे व्यक्ति हैं, हमारे बहुत नज़दीक हैं। तो ये जो हम की भावना है ये वहाँ काम करने लगती है। तो ऐसे व्यक्तियों को अगर वो सफल हो रहे हैं तो उनकी सफलता को हम अपनी सफलता मान लेते हैं और उनकी असफलता को हम अपना असफलता मान लेते हैं, क्योंकि हम उनसे बहुत ही ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। तो ये भाव जो है वो अंतः समूह को दर्शाता है। अतः अंतः समूह के सदस्य अपने समूह को हमारा समूह, इसके उद्देश्य को हमारा उद्देश्य अथवा इसके कार्य को हमारा कार्य जैसे नाम से संबोधित करते हैं। ऐसे समूहों का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो बच्चों, जो अंतः समूह होता है इसके आकार को परिभाषित करने के लिए हम यहाँ एक उदाहरण लेंगे, क्योंकि यहाँ इसका निश्चित आकार नहीं होता, ये आकार बदल सकता है। अंतः समूह की परिभाषा को अगर हम समझें तो यहाँ अगर हम एक उदाहरण ले रहे हैं, इस उदाहरण में परिवार का एक उदाहरण लिया जा रहा है। गांव का एक उदाहरण लिया जा रहा है। तो बच्चों, इसको हम समझेंगे इसको इस तरह से कि अगर हम परिवार
को उदाहरण के स्वरूप में लेते हैं, अंतः समूह के रूप में लेते हैं, तो हम परिवार के प्रति ज़्यादा आसक्त होते हैं। उसी प्रकार यदि दूसरे गांव से और हमारा कुछ विवाद पैदा हो जाए, कुछ लड़ाई झगड़े हो जाएं, तो हम अपने पूरे गांव को अपना अंतः समूह मान लेते हैं और दूसरे गांव को बाह्य समूह मान लेते हैं। तो इस प्रकार हमारे लिए पूरा गांव ही अंतः समूह बन जाता है, और जब हम परिवार की बात करते हैं तो परिवार ही हमारा अंतः समूह हो जाता है। इसी प्रकार जब हम देशों की बात करते हैं, अगर दो देशों में एक कटुता पैदा हो रही है, एक वैमनस्य पैदा हो रहा है, तो हम अपने देश को अंतः समूह के रूप में समझते हैं और दूसरे देशों को बाह्य समूह के रूप में देखते हैं। तो यहाँ अंतः समूह की जो परिभाषा है, जो आकार है, उस परिभाषा में समूह का वो बदलता रहता है। जैसे कि हमने अभी पूर्व में ये पढ़ा कि प्राथमिक जो समूह होते हैं उसका आकार छोटा होता है और द्वितीयक जो समूह होते हैं उसका आकार बड़ा होता है। तो इस तरह से हम उसको विभाजित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो विभाजन है, यहाँ जो आकार है, ये आकार बदलने पर भी अंतः समूह का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं बदलता है। तो यहाँ आकार बदलता है लेकिन अंतः समूह वही रहता है। तो हम परिवार के परिप्रेक्ष्य में भी इसको लागू कर सकते हैं, गांव के परिप्रेक्ष्य में भी लागू कर सकते हैं और दो देशों के भी परिप्रेक्ष्य में लागू कर सकते हैं। तो हमारा जो अंतः समूह का जो अर्थ है वो कहीं परिवार के अर्थ में भी लगता है, गांव के भी अर्थ में लगता है और देशों के भी अर्थ में लगता है। तो यहाँ आकार मायने नहीं रखता है। यहाँ अंतः समूह की जो परिभाषा समनर ने दी है वहाँ पर वो भाव मायने रखता है कि किस भाव में, किस संदर्भ में, किस प्रसंग में ये प्रस्तुत हो रहा है, किस प्रसंग में हम अंतः समूह को परिभाषित कर रहे हैं। तो यहाँ अंतः समूह की जो परिभाषा है वो आकार पर डिपेंड नहीं है। साधारणतया अंतः समूह का निर्माण निवास क्षेत्र, संस्कृति, धर्म, लिंग अथवा आयु आदि के आधार पर होता है। यहाँ ये जो तथ्य सामने आ रहे हैं, क्षेत्र, संस्कृति, धर्म, लिंग और आयु, ये आधार बनते हैं अंतः समूह के निर्माण का। तो इस प्रकार अंतः समूह जो है वो इन तथ्यों पर आधारित है, ना कि आकारों पर निर्धारित है। जबकि प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह आकार पर निर्धारित थे, घनिष्ठता पर आधारित थे। आइए बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि बाह्य समूह क्या होते हैं। आंतरिक समूह और बाह्य समूह में क्या अंतर होता है, इसको हम समझेंगे। इसके विपरीत एक बाह्य समूह वह समूह होता है जिससे एक अंतः समूह के सदस्य संबंधित नहीं होते हैं। एक बाह्य समूह के सदस्यों को अंतः समूह के सदस्यों की ओर से प्रतिकूल व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ अंतः समूह के विपरीत खड़ा होता है बाह्य समूह, और बाह्य समूह के प्रति हमारा वो लगाव, वो घनिष्ठता नहीं होता है जो अंतः समूह के प्रति होता है। तो बाह्य समूह के प्रति सामान्यतः देखा जाता है कि अंतः समूह के जो सदस्य होते हैं वो उनके प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। तो इस तरह का जो व्यवहार होता है उसे हम बाह्य समूह के संदर्भ में समझ सकते हैं। प्रवासियों को अक्सर बाह्य समूह माना जाता है। हालांकि यहाँ भी कौन संबंधित है और कौन संबंधित नहीं है कि वास्तविक परिभाषा समय और सामाजिक संदर्भों के साथ बदलती रहती है। यहाँ हम अक्सर जो बाहर से आए हुए प्रवासी होते हैं, दूसरे देश के लोग होते हैं, दूसरे राज्य के लोग होते हैं, उनको हम बाह्य समूह की श्रेणी में रख देते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है बच्चों की यहाँ जो बाह्य समूह की जो परिभाषा है उसमें समय, सामाजिक संदर्भ ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये बदलते रहते हैं। तो इस तरह से उसकी परिभाषा समझने के लिए, बाह्य प्रवासियों की परिभाषा समझने के लिए हम समय पर भी ध्यान देंगे कि किस समय की बात की जा रही है और किस सामाजिक स्थिति की बात कर रही है, किस सामाजिक संदर्भ की बात की जा रही है और कहाँ के प्रवासी हैं, उनकी क्या स्थिति है, ये सब देखते हुए उनके प्रति जो व्यवहार किए जाते हैं अंतः समूह के सदस्यों द्वारा, वो एक अलग प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है, जिसको हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझेंगे बच्चों। अभी प्रख्यात समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवासन ने
1948 में रामपुरा में एक जनगणना करते समय देखा कि किस प्रकार नए और पुराने प्रवासियों के बीच भेदभाव किया गया था। तो यहाँ वो उदाहरण लेंगे कि अंतः समूह और बाह्य समूह का जो भेदभावपूर्ण व्यवहार है उसको हम देखेंगे समझने के लिए कि अंतः समूह और बाह्य समूह क्या होता है। वे लिखते हैं कि मैंने ग्रामीणों को 2 कथनों का प्रयोग करते सुना जो मुझे महत्वपूर्ण प्रतीत हुए। नए प्रवासियों का लगभग तिरस्कृत रूप में कल या परसों के आए हुए। यहाँ उनको प्रवासियों को संबोधित किया जा रहा था अंतः समूह के लोगों के द्वारा कि ये कल या परसों के आए हुए हैं, ऐसा कह के वर्णन किया जा रहा था। जबकि जो पुराने प्रवासी थे उनके लिए कहा जा रहा था कि बहुत पहले से आए हुए हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, दोनों प्रवासी हैं, दोनों बाहर से आए हुए हैं, लेकिन जो पहले से आए हुए हैं उनके प्रति अंतः समूह के सदस्यों का एक विशेष लगाव है और वो उनको कह रहे हैं ये तो बहुत पहले के आए हुए हैं। और जो बाद में आए हुए जो प्रवासी हैं उनके साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है, कैसा व्यवहार किया जा रहा है कि कल परसों के आए हुए। तो ऐसा तिरस्कृत रूप यहाँ दिखाई दे रहा है। ये दोनों ही प्रवासी हैं, लेकिन एक प्रवासी के साथ जो तुरंत के आए हुए हैं उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, और जो पहले के आए हुए प्रवासी हैं उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा रहा है। तो ये अंतर जो आ गया है, ये समय का अंतर है जो आपने यहाँ अभी देखा। यहाँ जो आपने देखा अभी कि समय और सामाजिक संदर्भ बहुत मायने रखता है। तो ये बात यहाँ पर दिखाई गई है कि समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पहले के आए हुए लोग हैं और ये बाद के आए हुए लोग हैं। तो ये उदाहरण प्रस्तुत कर देता है कि समय और सामाजिक संदर्भ भी मायने रखता है इस वर्गीकरण में कि वो अंतः समूह में शामिल हो रहे हैं या बाह्य समूह में शामिल हो रहे हैं। तो अंतः समूह में शामिल होने के लिए ये पुराने काउंट हो जा रहे हैं, गणना में आ जा रहे हैं, और बाह्य समूह में शामिल होने के लिए ये तुरंत के आए हुए सम्मिलित हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये उदाहरण समझाता है कि अंतः समूह और बाह्य समूह में वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो बच्चों, समनर का ये जो वर्गीकरण है अंतः समूह और बाह्य समूह, ये वर्गीकरण यहाँ स्पष्ट हो जाता है। आइए बच्चों देख लेते हैं कि इस भाग में आपने क्या क्या अध्ययन किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि समूहों के प्रकार कैसे होते हैं और इनका वर्गीकरण कूले ने, समनर ने कैसे कैसे किया है, और प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिक समूह के बारे में सबसे पहले हमने प्रकारों के वर्गीकरण में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा समुदाय एवं समाज अथवा संघ। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अंतः समूह और बाह्य समूह, जिसका वर्गीकरण समनर ने दिया है। चलिए बच्चों, हम देख लेते हैं आपका अभ्यास कार्य। बच्चों, ये आपका अभ्यास कार्य है। इसे आप अपने नोटबुक पर इसका उत्तर लिखेंगे और इसे आप याद करेंगे। आपका पहला प्रश्न है प्राथमिक समूह से आप क्या समझते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है प्राथमिक समूह के महत्व की विवेचना कीजिए। तीसरा प्रश्न है प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। और चौथा प्रश्न है समुदाय से क्या तात्पर्य है। आपका पांचवा प्रश्न है अंतः समूह एवं बाह्य समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार ये कक्षा यहीं समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे इसके अगले भाग में। बच्चों, आपको ये क्लास ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।